Okay, so if you remember last time we talked about the cyclins, CDKs, and we talked about the CDKis, cyclin dependent kinase inhibitors regulation. Now we were talking about that now. साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर्स की रेगुलेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम मैंने बताया था इनकी फॉस्फोरिलेशन जब होती है तो उससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर P27 की फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, it will be ubiquitinated and after then it will be degraded. So P27 की levels decrease हो जाएंगी when it will be degraded. What will happen because it's an inhibitor. जब ये inhibitor है तो ये सेल साइकिल को inhibit करेगा तो सेल साइकिल प्रोग्रेशन नहीं होगा because it's an inhibitor. Okay, so we have talked about this. Now localization में क्या होता है? Localization for example, अगर आप देखोगे localization में अगर P27 या P21 है, where they are actually needed, they are needed in the nucleus. If they will be present in the nucleus, वहाँ पे ये अपना काम कर सकते हैं, ये inhibit कर सकते हैं सेल साइकिल को. But if they are not present in the nucleus, they are present somewhere else like in cytoplasm, they will not be able to act on the cell cycle या genes पे वो act नहीं कर सकते हैं या अपना product नहीं बना सकते हैं, तो वहाँ पे वो cell cycle को regulate नहीं कर सकते हैं if they will be present outside the cytoplasm. Now इनकी regulation यहाँ पे कैसे होती है? अगर इनकी फॉर एग्जांपल जब ग्रोथ सिग्नल्स आती हैं थ्रू द AKT पाथवे, AKT की फॉस्फोरिलेशन हो जाती है, देन देयर आर डाउनस्ट्रीम कैस्केड ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस और उसकी वजह से क्या होता है P27 एंड P21 की फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी. जब P27 और P21 की फॉस्फोरिलेशन होती है, this indicates that they are destined to remain in the cytoplasm. यानी आपको याद रखना है ऐसे कि अगर इनकी फॉस्फोरिलेशन हो जाती है, they will be retained in the cytoplasm and will remain inactive. जब ये inactive रहेंगे, साइटोप्लाज्म में रहेंगे, तो ये अपना काम नहीं कर पाएंगे. सो ये अपना काम कहाँ पे करेंगे? न्यूक्लियस में काम करेंगे. तो लेकिन वहाँ पे कब काम करेंगे? जब ये फॉस्फोरिलेटेड नहीं होंगे. तो when they will be phosphorylated, they will be in the cytoplasm and they will not act on in the nucleus. तो वहाँ पे CDKs पे act नहीं कर पाएंगे और जो सेल साइकिल प्रोग्रेशन है वो halt नहीं हो सकता. और जब ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे वहाँ पे सेल साइकिल रेगुलेशन हो जाएगी और वहाँ पे सेल साइकिल halt होगा जब ये प्रेजेंट होंगे because they are inhibitors. ठीक, तो phosphorylating P21 or P27 helps retain them in cytoplasm and they won't be able to interact with CDKs in the nucleus and will not be able to inhibit CDKs and are functionally inactive when present in the cytoplasm. तो जब ये साइटोप्लाज्म में रहेंगे तो ये इनएक्टिव रहेंगे और जब न्यूक्लियस में होंगे तो वहाँ पे ये इनहिबिट करेंगे सेल साइकिल को. सिमिलरली अब बहुत सारे कैंसर्स में क्या होता है, जो ये AKT पाथवे है ये एक्टिवेटेड रहता है. तो उससे क्या होगा, जब ये एक्टिवेटेड रहेगा तो इट विल फॉस्फोरिलेट P27 एंड P21. जब कैंसर्स में AKT एक्टिवेटेड होगा और ये फॉस्फोरिलेट करेगा P27 और P21 को, तो P27 और P21 इनहिबिट नहीं कर पाएगा सेल साइकिल को. तो जब इनहिबिट नहीं करेगा सेल साइकिल को, सेल साइकिल प्रोग्रेशन होता रहेगा, तो उससे क्या होगा? कैंसर होगा. तो कैंसर में क्या होता है? कैंसर, व्हाट इज कैंसर एक्चुअली? इट इज़ द एक्स्ट्रा it's the extra proliferation of the cells. तो ज़्यादा proliferation होती है cells की, तो उसी को हम कैंसर बोलते हैं. तो that was about the localization of CDKs. या अगर CDKs न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे तो वो अपना काम करेंगे वहाँ पे, और अगर वो साइटोप्लाज्म में फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में होंगे they will not be available, so they won't be able to do their work and they won't be able to halt the
cycle, cell cycle, that way. Now the third level जहाँ पे CDKis की रेगुलेशन होती है, दैट्स एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल. ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे क्या होता है CDKis में, और आपको ये याद रखना है ये P27 या P21 G1 to S फेज में हेल्प करता है. नाउ द सेकंड थिंग इज एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल. ट्रांसक्रिप्शन लेवल में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कॉल्ड फॉक्सो. फॉक्सो जब फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में नहीं रहता है तो ये क्या करता है, ये इस जीन पे एक्ट करेगा एंड इट विल रिजल्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द P27 जीन. P27 जीन को ट्रांसक्राइब करेगा. तो जब P27 की P27 जीन ट्रांसक्राइब होगी तो ये P27 प्रोटीन बनाएगी, है ना, सिमिलर. उसके बाद ट्रांसलेशन होगी तो P27 प्रोटीन बनेगा. तो P27 क्या है? वो इनहिबिटर है, CDKi इनहिबिटर है. तो वहाँ पे जब P27 ज़्यादा बनेगा, इंक्रीज कंसंट्रेशन में बनेगा, तो उससे क्या होगा? सेल साइकिल हॉल्ट हो जाएगा. सेल साइकिल हॉल्ट हो जाएगा. जब P27 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, व्हाट विल हैपन? P27 इज़ द इनहिबिटर, तो ये सेल साइकिल को हॉल्ट करेगा. लेकिन व्हाट हैपन्स अगेन विद दैट AKT पाथवे, दैट विल लीड टू द फॉस्फोरिलेशन ऑफ द फॉक्सो. इस फॉक्सो को वो फॉस्फोरिलेट करेगा. जब फॉक्सो फॉस्फोरिलेट होगा, what will happen? It will not be able to bind with the promoter और ये इस जीन को ट्रांसक्राइब नहीं करेगा, P27 जीन को ट्रांसक्राइब नहीं करेगा. तो P27 जब ट्रांसक्राइब नहीं होगा तो P27 की लेवल जो है वो क्या रहेंगी? लेस रहेंगी, कम रहेंगी. तो उससे क्या होगा? सेल साइकिल हॉल्ट नहीं होगा और सेल साइकिल चलता रहेगा जब इसकी लेवल्स कम हो जाएंगी. तो जब फॉक्सो फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में नहीं होता है तो प्रमोटर के साथ बाइंड होगा और इट विल रेगुलेट, इट विल रिजल्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द P27 जीन. उससे क्या होगा? P27 जीन से P27 प्रोटीन इनहिबिटर बनेगा. दैट विल go to the nucleus and bind with the CDK साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेस के साथ बाइंड होगा और वहाँ पे इनहिबिट करेगा सेल साइकिल को. तो यहाँ पे ये ऑन स्टेट है, यानी जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी सेल साइकिल इनहिबिट होगा. नाउ यहाँ पे इनहिबिशन AKT फॉक्सो की इनहिबिशन कैसे होती है? व्हेन इट विल बी फॉस्फोरिलेटेड. इट विल बी फॉस्फोरिलेटेड. फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पे AKT पाथवे से फॉस्फोरिलेशन होगी फॉक्सो जीन की, फॉक्सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की. जब फॉक्सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉस्फोरिलेट होगा, इट विल नो लॉन्गर बी एबल, यानी ये इसको इनएक्टिव करेगा. दिस फॉस्फोरिलेशन विल रिजल्ट इन द इनएक्टिवेशन ऑफ द फॉक्सो. फॉक्सो विल नॉट बी एबल टू बाइंड विद द जीन. तो ये इस P27 जीन को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा. जब P27 जीन ट्रांसक्राइब नहीं होगी तो दैट मीन्स आपका P27 प्रोटीन नहीं बनेगा, क्योंकि P27 की फिर ट्रांसलेशन भी नहीं होगी तो P27 नहीं बनेगा. तो इसकी लेवल्स कम हो जाएगी और आपको पता है P27 क्या करता है? इनहिबिट करता है सेल साइकिल को. जब ये कम कंसंट्रेशन होगी सो यू वोंट बी एबल टू इनहिबिट द सेल साइकिल. तो उससे क्या होगा? सेल साइकिल प्रोग्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनहिबिट नहीं कर पाओगे आप सेल साइकिल को. तो अगेन कैंसर्स में क्या होता है? ये AKT पाथवे जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है और अगेन वो क्या करेगा? वो फॉक्सो को फॉस्फोरिलेट करेगा. व्हेन AKT विल बी एक्टिवेटेड इट विल फॉस्फोरिलेट फॉक्सो. फॉक्सो विल नॉट बी अवेलेबल टू बाइंड टू द जीन. तो जीन की लेवल P27 जीन की यानी प्रोडक्ट जो है कम हो जाएगा. तो अगेन कैंसर्स में क्या होता है? वहाँ पे जब P27 कम होगा तो inhibition of cell cycle will not take place. When inhibition of cell cycle will not take place, cell will go on for the cell cycle. तो cell cycle चलता रहेगा और उससे क्या होगा? बहुत सारी cells बनेंगी. That will result in the cancer. Now the last thing which how these CDKs eyes are regulated is if there will be cellular stress. Cellular stress का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर DNA डैमेज होगा, दैट्स अगेन ए सेलुलर स्ट्रेस. अगर DNA डैमेज हो गया है तो वहाँ पे क्या होगा? दैट विल एक्टिवेट द P53 जीन.
या रेडिएशन से डीएनए डैमेज हो गया होगा, या फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोटाइड लेवल्स एटीपी की कंसंट्रेशन कम होगी, या न्यूक्लियोटाइड्स की लेवल कम होगी, या हाइपोक्सिया होगा यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, that will activate P53. P53 is also called as the guardian of the genome. Guardian मतलब होता है कि वो हमें इन चीज़ों से बचाता है। फॉर एग्जांपल अगर डीएनए डैमेज हो गया है तो वो उसको ठीक करने में हमें मदद करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, when P53 will be activated, what will happen, P53 is the it is the transcription factor. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो ये क्या करेगा, ये अगेन जीन के साथ बाइंड होगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द P21 जीन की ये ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, और P21 जो है ये CDKi है यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर है। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब इसकी कंसंट्रेशन P27 सेल में बढ़ जाएगा, व्हाट विल हैपन, बिकॉज इट्स द इनहिबिटर, इट विल इनहिबिट द सेल साइकिल, तो ये सेल साइकिल को स्टॉप करेगा। तो जब सेल साइकिल स्टॉप होगा फिर सेल क्या करेगी, इट विल ट्राई टू रिपेयर दैट डीएनए डैमेज, या जो भी कंडीशन होगी, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगी या न्यूक्लियोटाइड लेवल्स कम होगी, cell will try to regain those things, or it will try to correct the DNA damage. And so in other terms you can say these CDKis are tumor suppressor genes. Tumor suppressor genes वो genes होती है, as the name indicates, they will suppress the tumor formation. Suppress का मतलब क्या होता है, यानी they will not allow the cell division to go on and on. तो सेल साइकिल ऐसे ही नहीं चलेगा और वो कैंसर फॉर्मेशन हो जाएगी या ट्यूमर फॉर्मेशन होगी, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, क्योंकि ये सप्रेस करेंगी ट्यूमर फॉर्मेशन को। तो अगर आप देखोगे देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग इन दिस स्लाइड, तो एक दो चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा आपको। अगर यहाँ पे आप देखोगे, दीज आर द इनहिबिटर्स P16, P15, P18, P19। मैंने बताया था कि ये कौन से इनहिबिटर्स होते हैं, ये होते हैं CDKi इनहिबिटर होते हैं ये, और ये भी CDKi इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये अगर आप देखोगे किसको इनहिबिट कर रहे हैं, यहाँ पे CDK4 और CDK6 को इनहिबिट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से, जैसे मैंने परसों बताया आपको, रेटिनोब्लास्टोमा की फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे नहीं होगी। अगर ये इनहिबिट होगा तो रेटिनोब्लास्टोमा की फॉस्फोरिलेशन नहीं होगी, E2F रिलीज़ नहीं होगा, तो E2F जीन पे एक्ट नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, साइक्लिन E की लेवल्स कम हो जाएंगी। लेकिन जब अब ये इनहिबिट नहीं होगा इनकी वजह से, तो क्या होगा, रेटिनोब्लास्टोमा की फॉस्फोरिलेशन होगी। और यहाँ पे और एक चीज़ याद रखोगे, अगर यहाँ पे ये चीज़ें देखोगे आप, दीज आर द एक्टिवेटर्स ऑफ द साइक्लिन D1, CDK4 और CDK6, यानी इनकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाते हैं, लाइक मैप काइनेस स्टैट, जैक स्टैट पाथवे, या NF का अभी या विंड सिग्नल पाथवे है, इनकी वजह से ये एक्टिवेट होता है साइक्लिन D1 या CDK4, और इनकी वजह से इनहिबिट होता है। तो दीज थिंग्स विल result in the formation of the cyclin D1 CDK4 6 complex। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स अब बनता है, ठीक है, तो इसकी वजह से फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी रेटिनोब्लास्टोमा की। रेटिनोब्लास्टोमा जब फॉस्फोरिलेट होगा, मैंने परसों भी बताया, E2F रिलीज होगा। E2F जब एक्टिव हो जाएगा, ये ट्रांसक्राइब करेगा जीन को, कौन सी जीन को, जो हमें G1 to S प्रोग्रेशन में हेल्प करती है। यहाँ पे G1 to S प्रोग्रेशन में हमें हेल्प करती है। अब यहाँ पे और एक चीज़ आप देख सकते हो कि सेल साइकिल में आप कितनी जगह पे किस किस चीज़ को रेगुलेट कर सकते हो, और जिसकी वजह से आप कैंसर फॉर्मेशन को रोक सकते हो। यानी CDKis की रेगुलेशन पे आप एक्ट कर सकते हो, उसकी वजह से आप सेल साइकिल को हॉल्ट कर सकते हो। तो पोटेंशियल टारगेट्स फॉर द कैंसर्स, जैसे यहाँ पे
ये कैंसर PI3 के इनहिबिटर्स हैं। तो ये जब ये इसको इनहिबिट करेगा, इट विल नॉट अलो AKT टू एक्ट थ्रू दिस पाथवे। लाइकवाइज mTOR इनहिबिटर है, तो ये mTOR की इनहिबिशन करवाएगा। तो ये बहुत सारे अब यानी दवाइयाँ बनाई गई है, मेडिसिन्स बनाई गई है या कंपाउंड्स है जो यूज़ किए जाते हैं टू हॉल्ट द सेल साइकिल। क्योंकि कैंसर्स में क्या होता है, कैंसर्स में सेल प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाती है और उसी को हमें कम करना होता है। तो हम कम कैसे करेंगे? जब हम इन चीज़ों पे एक्ट करेंगे, जो ये सेल सिग्नलिंग पाथवेज हैं, इनको जब हम कम करेंगे विद द हेल्प ऑफ दोज इनहिबिटर्स, वी विल बी एबल टू हॉल्ट द सेल साइकिल। जैसे यहाँ पे है CDK4 CDK6 इनहिबिटर, जब ये इस पे एक्ट करेगा तो ये इसको इनहिबिट करेगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू, सेल साइकिल विल नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस। तो उससे क्या होगा, आप सेल साइकिल को रोकोगे और कैंसर फॉर्मेशन कम हो जाएगी।